बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ मैं हूं सरवत वलीम। रऊफ क्लासा, आमिर मतीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शरीफ बरादरान के अदालतों के चक्कर पे चक्कर। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के बाद अब उनके भाई मरहूम अब्बास शरीफ के बेटे यूसुफ अब्बास की भी लाहौर हाई कोर्ट में पेशियां शुरू हो चुकी हैं। दूसरी जानिब पनामा केस में वज़ीर आज़म और उनके बच्चों से तहकीकात के लिए JIT ने आज से बाकायदा काम भी शुरू कर दिया है, यानी कि 59 दिन का काउंटडाउन भी शुरू हो चुका है। डिटेल्स इसकी आपके साथ शेयर करेंगे इन तमाम केसेस के हवाले से, घपलों के हवाले से। जहां पर हम घपलों की बात करते हैं तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान की ये बात याद आती है कि इस मुल्क में घपलों और करप्शन के इतने स्कैंडल्स हैं कि जितना कहा जाए वो कम होगा। मुल्क में अनगिनत घपलों और स्कैंडल्स का इतराफ, मगर तहकीकात को मुल्की तरक्की के खिलाफ भी करार दे दिया गया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ की जानिब से तरक्की और करप्शन की अगर बात करें एक साथ, क्या वाकई ऐसा मुमकिन है? वज़ीर आज़म के दो मुतज़ाद बयानात, आखिर इनके पीछे हकीकत क्या है? आज के अपने ही इस प्रोग्राम में हम बताएंगे कि करप्शन के वो मेगा स्कैंडल्स जो कि नून लीग की हुकूमत में मंजर आम पर आए। प्रोग्राम के तीसरे हिस्से की जानिब बढ़ेंगे तो कुछ बैंक ऑफ पंजाब का भी जिक्र करेंगे, जिसका एक और बड़ा स्कैंडल मंजर आम पर आ चुका है। साबिक वज़ीर खजाना सलीम मानवीवाला की जानिब से खौफनाक इंकिशाफात किए गए हैं। तफसीलात आपके साथ तो इसकी जरूर शेयर करेंगे और यह भी पता लगाने की कोशिश करेंगे कि आखिर अब बैंक ऑफ पंजाब पर किसकी जानिब से नजर रखी जा रही है, किसकी नजर है। क्लासेस अब सबसे पहले जब हम घपलों स्कैंडल्स की बात करेंगे इसकी जानिब तो बढ़ेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक अगर हम देखते हैं तो शरीफ बरादरान अदालतों के चक्कर पे चक्कर लगा रहे हैं। अब ये हुक्मरानी करेंगे या पेशियां भुगतेंगे, होगा क्या, क्या करेंगे? ये एक मुहावरा है हमारे देहातों में, बड़ा आम है, मैं देहाती ज़बान में समझाने की कोशिश करता हूँ। वो कहते हैं जब बंदे के बुरे दिन आए हुए हो ना, तो ऊँट पे बंदा बैठा हो तो नीचे से कुत्ता भी उसको काट लेता है। भाई कहाँ पे ऊँट के ऊपर बैठा हुआ बंदा और नीचे से 2 फुट का 1.5 फुट का कुत्ता वो भी काट लेता है, अगर बदकिस्मती बंदे पे अगर तारी हुई हो। वैसे पूरा तो मैं मुहावरा नहीं सुना सकता, वो किसी और उसमें इसको जो मैं सेंसर करके सुना सकता था वो यही है, सख्त नहीं, थोड़ा सा कुछ और हो जाता है। तो उसमें बड़ा आसान सा यही है कि जब बंदे पे बुरे दिन आए हुए हो ना, तो ऊँट पर बैठे नीचे से कुत्ता भी काट लेता है। तो शरीफ खानदान का लगता है तो ये है कि पिछले 1 साल से, अप्रैल से बुरा टाइम इनका चल रहा है। चलता तो खैर पहले भी रहा है, लेकिन मैनेज होती रही हैं चीज़ें, हम देखते रहे हैं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग एक उसमें चीज़ है कि जब से ये पावर में आए हैं, अगर आप शरीफ ख़ानदान को देखें, जब तक जनरल जा रहे हैं इनके सर पे तो फिर तो ठीक था, इनको जदादें भी वापस मिल गई, इनको मिलें भी वापस मिल गई, इन्होंने वहाँ पे और 8-10 मिलें भी लगा ली थी जनरल जा के दौर तक। 1988 तक देखें, उससे पहले ये कहते थे जनरल ना, उसने भुट्टो ने हमें तबाह बर्बाद कर दिया, और विद इन ईयर्स फिर हमने देखा एम्पायर भी बन गई, अरब खरब भी बन गए, सब कुछ किया। उसके बाद मुसलसल ये लोग जो हैं, ये फैमिली जो है स्कैंडल्स की जद में रही है। ये भी दुनिया के बहुत कम मुल्क होंगे कि जहाँ पे हुक्मरान फैमिली जो है वो स्कैंडल में भी रहती है, वो स्कैंडल की जद में भी रहती है, वो इक़्तिदार पे भी रहती है, वो वज़ीर आज़म भी रहते हैं, वो वज़ीर आला भी रहते हैं, वो कारोबार भी कर रहे होते हैं, अदालतों की पेशियां भी भुगत रहे होते हैं, नैब के पास भी जा रहे होते हैं। वहाँ पे नैब के 5-6 रेफरेंसेस हैं इन पे। वो रहमान मलिक साहब की शक्ल में मनी लॉन्ड्रिंग की इतनी बड़ी FIR रिपोर्ट को भी फेस कर रहे होते हैं, वो भी उन्हीं पे बन रही होती है सारी की सारी चीज़ें। उससे पहले आपको याद होगा शहबाज शरीफ साहब हूँ, नवाज शरीफ साहब हूँ, ये अदालतों में खुद भी पेश होते रहे, इनकी इंक्वायरीज भी होती रही। अगली नस्ल भी पेश होना शुरू होगी अदालतों के, जो हमारा आज का मौजू बनता है कि हमजा शहबाज शरीफ साहब, आपको याद होंगे जब इन्होंने डील की थी जनाब मुशर्रफ साहब से 2000 में, तो ये जनाब मुशर्रफ साहब से जब गए थे तो बहुत सारा लाइन देन रहता था, पीछे बैंकों को पैसे देने थे लोन करने के लिए। तो एज ए गिरवी इन्होंने गिरवी जो है हमजा शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान में एज ए गिरवी रह के उनको रखा गया था कि हमारा बरखुरदार मौजूद है। गिरवी ये बड़े बड़े दौरों में होता था, या उसमें या रोमन्स में, ग्रीक्स में, या बड़ी बड़ी एम्पायर में, कि एक दूसरे के शहजादे जो हैं वो गिरवी रखे जाते थे ताकि फलां जो है ना ये हमारे खिलाफ बगावत नहीं करेंगे। मैं भी ये पिछले दिन बुक पढ़ रहा था एज ऑफ रैथ, उसमें भी बहुत सारे हैं वाक़े हैं मुसलमानों के, ये सल्तनत ऑफ दिल्ली के, कि अब्बा हजूर ने अपने भतीजे या भतीजे जो है चचा ने अपने पास रखे हुए थे कि ये मेरे पास रहेंगे तो बगावतें नहीं होंगी वहाँ से। ये हमारी तरीक़ में चीज़ें बता रहा हूँ। तो हमजा शहबाज शरीफ साहब ने नवाज शरीफ साहब के बिहाफ पे, जो कहते हैं ना हमने 1 रुपया नैब को नहीं दिया, तो हमजा शहबाज शरीफ साहब ने 33 करोड़ रुपए की कैश पेमेंट की हुई, हमारे पास सबूत है, हमने दिखाए हुए हैं। सो उन्होंने दिए, वो पहले पेश होते रहे, अब भी अगर हमजा शहबाज शरीफ साहब पेश होते रहे, उन्होंने केसेस भुगते। उसके बाद हमने देखा नवाज शरीफ साहब और उनकी फैमिली का ये पूरा ये पनामा पे हमने देखा। अब न्यू एंट्री जो इस पूरे खेल में है, जिसके लिए सारी मैंने तमीद बांध दी है, थोड़ी सी लंबी हो गई है,
वो है अब्बास शरीफ के साहबजादे जो हैं आज वहाँ पे लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए हैं। सही। सो अगला वो रह गए थे अब्बास शरीफ साहब मरहूम जो हैं उनके साहबजादे, आज वो पेश हुए हैं। केस उन पे बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा सीरियस नेचर का है। जो मुझे बताया गया है कि जिस तरह केस प्रोसीड कर रहा है और जिस तरह बुरे दिन आए हुए हैं, तो ये केस है पनामा की तरह इनके लिए कहीं ना कहीं कोई नहीं, वो 62, 63 उसमें झूठ तौहीन अदालत उनकी तरफ ना चला जाए। सो ये बड़ा एक अहम केस है। आप जरा आमिर साहब से ले लें, फिर मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा कि इस केस में ये जो आ रहा है यहाँ पे शुगर मिलों की मुंतकिली का केस है, ये इतना सादा केस नहीं है जितना इन्होंने समझ लिया। इसमें बहुत सारे कुछ चंद अहम सीरियस किस्म के पॉइंट्स जिसमें शहबाज शरीफ साहब फंस सकते हैं। यहाँ पे नवाज शरीफ साहब फंसे हैं ना, और उसमें शहबाज शरीफ साहब जा सकते हैं। वहाँ पे शहबाज शरीफ साहब फंसने वाले। जरा आमिर साहब से पॉइंट ऑफ व्यू ले लें, मैं जरा वापस आके आपको पॉइंट 1 बाय 1 बताऊंगा कैसे फंसे। बिल्कुल आमिर साहब, जिस तरह क्लास साहब ने बात की, आपको भी लगता है कहीं ये केस उसी तरह पैनामा की तरह 62, 63 की जानिब ना मुड़ जाए, ऐसा कुछ नजर आ रहा है आपको? मुझे ये नज़र आ रहा है कि वो इनकी ये समझ लें कि वो जो शेख रशीद साहब कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब लकी आदमी बड़े हैं, मुझे लगता है इनके ना लक वाला फेज थोड़ा सा ना कमज़ोर होता जा रहा है। बहस कहाँ से शुरू हुई? बहस ये हुई है कि ये 2-3 दिन पहले प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये जो बयान दिया कि जनाब इस मुल्क में भरमार है करप्शन की, इतने घपले हैं, इतना वो है, तो वो वहाँ से ज़्यादा शोर मचा कि जनाब पिछले 35 साल में से 25 साल ये लोग पंजाब में हुक्मरान रहे हैं। सबसे ज़्यादा फेडरल गवर्नमेंट में इनकी अब हुकूमत हो गई है। बेनज़ीर को पीपल्स पार्टी को ये क्रॉस कर गए हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब तीसरी दफ़ा 3 दफ़ा तो कोई हुआ ही नहीं है। टोटल ये पंजाब में मिला रहे हैं, जो कि पंजाब का पाकिस्तान का 56% है, और दूसरे सूबों में मिला के इनसे ज़्यादा पाकिस्तान की तारीख में किसी के पास हुक्मरानी रही है। ये अपने आप को बाहर निकाल के जब ये कहते हैं कि हो करप्शन बढ़ी है इस मुल्क में, तो भाई जिम्मेदार कौन है? आप लोग हैं। जो लोग हुकूमत में रहे हैं और मैक्सिमम रहे हैं, वो उनको आप बाहर निकाल के कैसे करते हैं? और ये सारों को पता है, बच्चे को पता है कि 70s में तक कोई इस मुल्क में करप्शन बहुत बड़ा इशू था ही नहीं, क्योंकि करप्शन थी ही नहीं है। पॉलिटिकल क्लास एज ए क्लास जो है ना, पॉलिटिशियंस जो है वो करप्ट नहीं हुए थे। हम नाम डाल देते हैं, मजाक ही बन गया कि जी ज़ियाउल हक से शुरू हुआ। ज़ियाउल हक से शुरू तो ज़रूर हुआ, मगर ज़ियाउल हक के बाद ये बेनिफिशरी कौन थे? 83 से ले के आप या 81 से भी बल्कि कर लें तो प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ और इनका ख़ानदान रहा। और ये जो है मजाक ही बन गया कि शहबाज शरीफ साहब भी उठते हैं, नवाज शरीफ साहब भी, अक्सर ख़ानदान के लोग और इधर उधर वो जो चमटे वगैरह चमचे वो भी कह देते हैं हमारे खिलाफ एक सबूत ले आए, एक करप्शन का ले दें तो मैं नाम बदल दूंगा। कोई कहता है मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। और हमारे जैसे लोग जो कि ये रऊफ साहब ने एक लिस्ट पुरानी इसी बात पे गुस्से में निकाली हुई कि यार ये मजाकी बन गया। अवाम को बताना जरूरी है। अवाम को शायद 1 दफ़ा नहीं 2 दफ़ा नहीं 10 दफ़ा 100 दफ़ा बताना पड़ता है। तो गुस्से में लिस्ट निकाली कि ये जो आप कहते हैं ना कि एक करप्शन का बता दे तो मैं नाम बदला लूंगा, तो मेरा ख्याल वो तो 99 नाम बदलने पड़ जाएंगे जितने बताने वाले हैं। तो लिस्ट इन्होंने निकाली भी है। सिर्फ मैं ये कहूँगा कि वो ये अभी आप करार साहब कह रहे थे कि इनकी अब बदकिस्मती शुरू हो गई है कि ये जो है ना कैमल के ऊपर, ऊंट के ऊपर बैठे हुए नीचे से कुत्ता काट रहा है ये सारा। मेरा ख्याल है कि ये इसके पीछे पूरी साइंस थी, क्योंकि हम उस इनके साथ साथ ही हमारा भी जर्नलिज्म शुरू हुआ। 80s में लोग जब ये करते थे सबके सामने नजर आता था कि इत्तेफाक फाउंड्री से शुरू हो गया, कितनी एक्सपैंड किया, इत्तेफाक ग्रुप कैसे एक्सपैंड किया, फिर शरीफ ग्रुप कैसे बना। मगर उस जमाने में इन्होंने मीडिया, चंद अखबार होते थे, यूं कंट्रोल कर लिया था। और अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब का ही मीडिया इस्लामाबाद में ज़्यादा डोमिनेट करता था, आज भी करता है। वो कराची वाले तो बेचारे बड़े दूर बैठे हैं ना, उनको तो पता ही नहीं चलता कि हो क्या रहा है। वो अपनी पेरिफेरी में ही रहते हैं। पेशावर वाले भी अपने उसमें रहते हैं, बलोचिस्तान वाले भी रहते हैं। यहाँ तो पंजाब है। इन्होंने, मुझे याद है उस ज़माने में 4 अखबार होते थे, 4 न्यूज़ एडिटर, 4 चीफ रिपोर्टर, 4 वो मालकान जो है ना, जो जेब में डाले होते थे। कोई खबर करके जाए तो सही जाए किधर, या नौकरी छोड़ देगा या ताबेदार हो जाएगा या ट्रांसफर करा के। हम इस्लामाबाद इसी गम से आए थे यहाँ पे, पर यहाँ भी वो जब आए तो वो माफिया अभी हालात बदल गए हैं। अभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया, एक तो टेलीविजन आ गया, इतना बड़ा मीडिया हो गया कि इसको मैनेज नहीं हो रहा। सो ये पार्शली देव रन आउट ऑफ लक। दूसरा ये कि इतना मीडिया एक्सपैंड कर गया और तरक्की कर गया है
कि हालात ऐसे रहे हैं, इनसे मैनेज नहीं हो रहा। सही ये है। बात आप ये कह रहे हैं हालात वाकई बदलेंगे। क्लास साहब छोटी सी ब्रेक पे जाते हैं। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे, जिस तरह से क्लास साहब ने शुगर मिल्स की मुंतकली के हवाले से बात की, बड़े अहम जबरदस्त किस्म के पॉइंट है क्योंकि केस बड़ा अहम है। ब्रेक से वापस आएंगे, ये अहम पॉइंट्स आपके साथ शेयर करेंगे। जिस तरह से आमिर साहब ने स्कैंडल्स की भरमार के ऊपर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की बात की, तो स्कैंडल्स उनके दौर में आए या नहीं आए, इससे मुतालिक भी बड़ा खूबसूरत हमारे पास क्लिप है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदेद कहेंगे। शुगर मिल्स की मुंतकली के हवाले से क्लास अब हम बात कर रहे हैं। अहम केस के बड़े अहम पॉइंट्स आपके पास हैं, वो चाह रहे हैं हम लोग कि आप हमारे साथ शेयर मैंने करें। थोड़ा सा इस पे ना होमवर्क किया है। ये बड़ी, अब आपको ये बैकग्राउंड देना इसलिए ज़रूरी है कि नवाज शरीफ साहब जब ये कहते हैं ना कौम को, आसमा जहांगीर कहती हैं कि अगर वजीर आजम ने झूठ बोल दिया तो कौन सी बड़ी बात है, पूरी पार्लियामेंट झूठ बोलती है, हम सब झूठ बोलते हैं। सही, बिल्कुल। उनका जवाब सुने जरा। ये ह्यूमन आसमा राइट्स साहब की सबसे बड़ी माशाल्लाह वो चैंपियन है। वो कहते हैं अगर उन्होंने झूठ बोल दिए अपनी जदाद के बारे में, अपने बारे में, वजीर आज़म में क्या फ़र्क पड़ गया। मतलब खलीफा वक्त झूठ बोल दे, खैर है, कोई बात नहीं, उनके नज़दीक ये कोई मसला नहीं है, फेयर एनफ। अब नवाज शरीफ साहब कहते हैं भी करप्शन जो है, अब क्या करें जनाब कि करप्शन को अगर हम करप्शन के पीछे गए तो तरक्की रुक जाएगी। ये ज़ाती तरक्की की बात करते हैं ये। अब आपको मैं समझाने की ज़रा कोशिश करूंगा कि कहीं ना कहीं से टांडे जो है ना इनके अपने कारोबार में निकलते हैं, अपने कारोबार में और हाउस ऑफ शरीफ में जाकर निकलते हैं। अब यहाँ पे इस शुगर मिल को देख लें, ये बड़ा क्लासिक केस है, बाकियों को छोड़ दें। अब जो ये डॉक्यूमेंट जो पेश हुई अदालत के सामने, मैं वहां से कुछ डाटा लेके, कुछ इंफॉर्मेशन लेके आपसे शेयर कर रहा हूँ। इनको जरूरत पड़ी 3 मिलें जो थी इनकी शरीफ फैमिली की, दे डिसाइडेड कि हमने वहां पे इनको साउदर्न पंजाब या सराय के इलाकों में शिफ्ट करना है। अब लोग पूछेंगे कि वहां पे इसको शिफ्ट करने की क्या रीजन बनती थी। ऑलरेडी माशाल्लाह कायम है। रीजन ये बनती थी, जो गन्ने के अंदर वो होता है, रस होता है ना, जो इसकी एक रेशियो होती है। साउथ में जो गन्ना होता है फर्टाइल, वहाँ लैंड ज्यादा है, वहां पे रेशियो ज्यादा है। जो आपके सेंट्रल पंजाब में है मोस्टली हैं, उनमें जो गन्ने का जो एक आता है ना, उसका एक परसेंटेज है वो कम है। जो साउथ में है गन्ना है वो ज्यादा है। ये वो लालच थी जिसकी बुनियाद, अंदर से तो कारोबार ही है ना, बंदा बादशाह भी बन जाए अंदर से तो वही लगता है कि हम तो 2 रुपए ज्यादा इससे कमा सकते हैं, यहाँ पे बैठ के घाटा कर रहे हैं और मुसलसल हर साल घाटा हो रहा है। सो दे डिसाइडेड कि ये जो तीनों की तीनों मिले, और इत्तफाक फाउंड्री की बात नहीं कर रहा, इत्तफाक कोइंसिडेंस की बात कर रहा हूँ। कोइंसिडेंस देखें, तीनों को तीनों शुगर मिले जो शिफ्ट हो रहे हैं शरीफ फैमिली की हैं, और जो यहाँ पे पंजाब में 60-70 और लोग हैं, सेंटर में भी हैं, नॉर्थ में भी, और तो किसी के मिल को नहीं हुआ। बहाना क्या किया गया इन्होंने, जनाब हम नई मिलें नहीं लगा रहे। इससे पहले खुद एक बैन लगाया हुआ था कि कोई नई शुगर मिल इन एरियाज में कायम नहीं होगी। बिल्कुल ऐसा है। अब इन्होंने क्या काम किया है, एक इन्होंने समरी बनवाई, ये शहबाज शरीफ साहब ने, अब खुद ये पर्सनल बेनिफिशरीज हैं, समरी बनवाई। समरी में इन्होंने बाया भिटिंडा रास्ता निकाला। ब्यूरोक्रेट मेरे दोस्त, मेरे प्यारे जकूटा जिन और किस काम के लिए बैठे हुए हैं, वो कहते हैं आप हुक्म करें किसको खाना है, काम बताएं किसको खाएं। उन्होंने कहा काम ये है, मेरी शुगर मिलें उठा के जरा साउथ पंजाब में लेके जाऊंगा। हजूर लेके जाते हैं वहां के, जनाब ये बैन हमने लगा। उसने कहा इसका हल भी निकाल लेते हैं, अब तसल्ली रखें जरा। हल क्या निकाला उन्होंने कहा जनाब कि वो बैन कायम रहेगा, नई शुगर मिल नहीं ले सकती, ये पुरानी मिलें हैं, ये तो लगी हुई हैं, यहां से हमने उठाना है। जैसे आजकल वो बन रहे हैं ना 3D घर बन रहे हैं, 3D चीजें बन रही हैं, वहां 3D की तरह हम नीचे से इसको उठाएंगे सर, यहाँ से ये बिल्डोजर के साथ उठा के हम वाया बठिंडा भाई इसको लेके जाएंगे और साउथ पंजाब में जहां कहेंगे इनको फिट कर देंगे। तो समरी लेके गए यहाँ पे शहबाज शरीफ साहब के पास, कैबिनेट से इन्होंने समरी अप्रूव करवाई और दाद दें। सुप्रीम कोर्ट के सामने बहुत सारी चीजें पेश नहीं की गई कि समरी में अप्रूवल ये दी गई कि ये तो पुरानी मिल है, ये मिले हैं, इनको तो इस पे तो मसला नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है। अब इसमें चीजें क्या निकल रही हैं जो इनके लिए बड़ी डेंजरस हैं। एक तो मिले अपनी इनकी, जिसने प्रिजाइड ओवर करके उस समरी को अप्रूवल किया है वो शहबाज शरीफ साहब हैं, चीफ मिनिस्टर, उनके अपने खानदान के मिले हैं। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जरा मुलाहिजा फरमाते हैं कि अपने कारोबार को इन्होंने आके कैसे करना है। अब जो प्रोसीडिंग शुरू हुई है, सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज भी मान रहे हैं वहां पे कि सर ये शिफ्टिंग तो ये गलत हुई है। जो इनके वकील हैं उसने भी माना है वहां पे जाके कि जनाब ये शिफ्टिंग में हम मानते हैं गलत हुई है, लेकिन नई मिल तो नहीं है, ये तो इट्स नॉट ए न्यू मिल। अब ऑप्शन क्या लिए जा रहे हैं, नई मिल नहीं। सवाल ये है कि सेंट्रल पंजाब से और जो मिल ओनर बैठे हुए हैं शुगर के, वो लगाना चाहते हैं, साउथ में जाना चाहते हैं, आप उनको वहां पे उनको मौका देंगे। एक बड़ी अहम चीज जो अदालत के सामने आई है वो ये कहते हैं कि जनाब कि आप इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के नाम पढ़ें, इन तीनों मिलों के, और तीनों मिलों के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं सारे के सारे 1, 2, 3, 4, 5 जितने भी हैं
वो आपके पावर कॉरिडोर्स में बैठे हुए हैं, वो जब फेडरल लेवल पे हैं या प्रोविंशियल लेवल में हैं। सो अदालत के सामने ये सवाल है कि जो लोग बैठ के अपने आप को अप्रूवल दे रहे हैं तमाम मिलों की, वो इक्तदार में खुद बैठे हैं, हुक्मरान खुद हैं, उन्हीं के कहने पे समरीज बन रही हैं। जिन महकमों ने इनके खिलाफ कार्रवाई करनी थी कि ये शुगर मिलें वहां शिफ्ट नहीं हो सकती, वो अब क्योंकि उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में सारे ये खुद बैठे हुए हैं, वो वजीर आला हो, उनके बच्चे हों, या वजीर आजम हो या उनके बच्चे हों, तो उनके खिलाफ कार्रवाई कौन करे। सो ये इनके लिए सबसे बड़ा ये मसला था कि एक तो अदालत के इन्होंने कहते हैं जी इन्होंने बहुत सारे हुक्म नहीं माने तो इन्हें अदालत के इन पे बन सकते हैं। इन्होंने बहाना ये किया कि हम पावर प्लांट बना रहे हैं, पावर प्लांट लग रहा था, कंस्ट्रक्शन वहाँ जारी रही और कहा जी वो तो पावर प्लांट बन रहा है, वो तो बाकी तो नहीं है, वो भी वो हालांकि पावर प्लांट इसी पे चलना था। ये शुगर मिल का जो होता है ना आपका, आप रॉ उसके बहाने कंस्ट्रक्शन करते रहे, उस पे ये करते रहे। अब तक जितनी चीजें सामने आई हैं वहां पे रखी गई हैं कि जनाब के सारे का सारा ये पॉलिटिकल प्रेशर था, दबाव था। जिस बात पे हम कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब, इन्हें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए था कि खुदा ने आपको 20-22 करोड़ लोगों में से एक भाई को वजीर आजम बनाया, दूसरे को वजीर आला बनाया। चलो आपने जो मार धाड़ करनी थी कर ली। अब बच्चे भी माशाल्लाह, अगली नस्ल भी अब अदालतों में पेश हो रही है, आप भी पेश होते रहे, आपसे पहले भी पेश होते रहे। कभी उनको FIA उठा के ले जाती थी, कभी नैब उठा के ले जाती थी, कभी जनरल मुशर्रफ उठा के ले गए, कभी सऊदीज उनको उठा के ले गए। अब पता ये चला आमिर साहब माशाल्लाह कि पहली उनको मियाँ शरीफ साहब को आपको याद होगा रहमान मलिक साहब ने उठवा लिया था लाहौर से FIA के जरिए। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब को जनरल मुशर्रफ साहब ने उठा लिया था। अब बाकी अगली नस्ल जो है वो भी केसेस में मैं बड़ा विंडिकेटेड महसूस करता हूँ। विंडिकेटेड ऐसे कि हम यहाँ पे करप्शन के जब ये सारे केसेस करते थे, ओवरवेलमिंगली हमारे करप्शन के केसेस होते थे, तो हमारा एक बड़ा तमस्खुर उड़ाया जाता था, यार ये क्या आप करप्शन के पीछे ही पड़े रहते हैं, यार आपको और कोई काम नहीं, अरबे खरबे आप ले करते रहते हैं, और ये आपके माफ़ कीजिएगा तबस्सुम भट्ट साहब भी के होना था कुछ नहीं। जनाब काफ़ी कुछ हो गया है। ये प्राइम मिनिस्टर साहब 18वें ग्रेड के अफसर के सामने पेश होंगे, सबसे बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद नैब और जो FIA के बाद रिपोर्टें हैं यानी कि हुदैबिया, उसके अंदर डार साहब भी पेश होंगे, शहबाज शरीफ साहब भी होंगी, ख़ानदान की वो सारी मामियाँ चाचियाँ जिनके नाम पे वो पैसे आए हुए हैं वो भी पेश होंगी। नैब चेयरमैन साहब जो है ये 16 को बुलाए हुए हैं सुप्रीम कोर्ट ने, वो भी लोग कहते थे आप यार उनके पीछे पड़ गए हैं, वो भी है। तो हम बड़े विंडिकेटेड हैं कि जनाब ये इशू पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू बन गया है। अब हम नहीं है, पूरे पाकिस्तान कह रहा है कि जनाब करप्शन सबसे बड़ा इशू है, सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है, सबका फोकस FIA पे हो गया है, इस इदारे को ठीक करना है, सबका फोकस है कि नैब को ठीक करना है। तो वो जो बातें हम करते थे, अल्लाह का शुक्र है कि सारे करना शुरू हो गए। बिल्कुल मैं आपकी बात काट रहा हूँ। इत्तेफाक फाउंड्री के हवाले से बड़ी अहम मेरे पास एक छोटी सी खबर है, ब्रेक के बाद आएंगे तो मैं आपके साथ वो भी शेयर करता हूँ, मजे की खबर है। बिल्कुल, इत्तेफाक फाउंड्री के हवाले से जो अहम खबर क्लास साहब के पास है वो तो ब्रेक से वापस आके आपके साथ शेयर करेंगे। जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान बात करते हैं कि करप्शन की अगर तहकीकात होने बैठ जाएंगी तो फिर ये मुल्क की तरक्की के खिलाफ चली जाएगी। अगर वो अपने दौर की बात करते हैं तो उसमें कहते हैं कि शायद हमारे दौर में कोई स्कैंडल ऐसा नहीं है। क्या वाकई ऐसा था? ब्रेक से वापस आएंगे। मुल्क भर के जितने भी अहम करप्शन है, घपलिंग है, स्कैंडल्स हैं, खासतौर पर नून लीगी हुकूमत के स्कैंडल, उनकी भी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने ये जो बात की है कि स्कैंडल्स का इतराफ़ किया मगर तहकीकात को मुल्क की तरक्की के खिलाफ करार दिया, इस पर तो हम जाएंगे। क्लास साहब, इत्तेफाक फाउंड्री के हवाले से आपको यहाँ खबर हमें देने वाले हैं। इत्तेफाक फाउंड्री साथ में बहरिया टाउन, वो क्या कहते हैं, दोनों का क्या लिंक है क्लास साहब? बड़ी मजे की कहानी। बहरिया टाउन का हर जगह लिंक है। अच्छा, निकल आता है। लोगों का ख्याल था शायद नून लीग से नहीं है, तो वो भी बताएंगे जनाब। एक और सुन लें, हम इसको एज ए स्कैंडल के तौर पर पेश नहीं कर रहे, इसको एज ए स्टोरी के तौर पर पेश कर रहे हैं। एक 17 मार्च को एक अंग्रेज़ी अखबार में इश्तिहार छपा जनाब। उस इश्तिहार का जो टाइटल था उसका नाम था अल रहमत प्रोजेक्ट, और ये जनाब इसको जो है फुली अप्रूव्ड प्रोजेक्ट ऑफ बहरिया टाउन लाहौर, ये आपकी स्क्रीन पे इश्तिहार आपको नजर आ रहा है। ये इस पे कोई बड़ी कोई स्टोरी नहीं है जी कि अगर बहरिया टाउन वहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च करना चाह रहा है, LDA ने बैठे बिठाए उसके लेआउट प्लान की मंजूरी भी दे दी है, वहाँ पे अप्रूव भी हो गया है, लैंड थी उसको कमर्शियल लैंड का दर्जा भी मिल गया, रातों रात सारे काम हो गए। बकौल मलिक साहब ने जो एक दफ़ा कहा था
कि मैं टायर लगा देता हूँ, मैं पहिए लगा देता मैं फाइलों को पहिए लगा देता हूँ, मतलब ये मैं जकूटा जिन्हों को माल खिलाता हूँ वो हराम खाते हैं और मेरा काम करते हैं। मतलब दूसरे लफ्जों में उन्होंने ये अल्फाज कहे थे, इनको पैसे दे के मैंने बाई किया और जेबों में डाला हुआ है। खैर रातों रात इसमें काम हो गए। इसमें मलिक साहब की उन पहियों के बावजूद इसमें एक और बहुत बड़ा एक उसका ट्रैक्टर का पहिया है, नहीं हमारे यहाँ उसमें सराइकी में कहते हैं टबर घील, ये जो ये कंटेनर उठा के जाते हैं ना बड़े बड़े ट्रक, इनको टबर घील कहते हैं कि मतलब पूरा खानदान बिठा दो, पूरे का पूरा आप उस पर कंटेनर टाइप उस पर जो ट्रक लेके जाते हैं बड़े सारे। इसके पीछे टायर वो किसका लगा हुआ था। अब यहाँ पे कैच आ रहा है, ये ज़मीन किसकी है, ये जिस पे बन रहा है। इस इश्तिहार में अगर क्लोजली थोड़ा सा दिखा सके, नीचे एक छोटा सा लिखा हुआ है ओल्ड इत्तफाक फाउंड्री। अब आपको समझ आ रही है सर कहानी क्या है? लिंक निकल आया ना। ओल्ड इत्तफाक फाउंड्री को मलिक रियाज साहब के प्रोजेक्ट की उसकी शक्ल में इस्तेमाल किया जा रहा है। अब इसमें अगर लोगों की थोड़ी सी मेमोरी को मैं रिवाइज करके उनको सिखाऊं, उनको बताऊं, मियां नवाज शरीफ साहब ने 1997 में वज़ीर आज़म बने थे तो पहला जो उन्होंने ये कौम से तकरीर की थी, 2 उन्होंने ऐलानात किए थे, कर्ज उतारो मुल्क संवारो। खुद उनकी फैमिली ने 4-5 अरब रुपया कर्ज देना था 9 बैंकों का। उसमें से उन्होंने कहा था कि ये मेरी इत्तफाक फाउंड्री ले लें, मेरे पास पैसे नहीं है, ले जाएं और इसको बेच दें और अरबों खरबों रुपए कमा लें। वो खैर वो बैंक बेचने के लिए गए, साथ ही इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने अपने एक और अजीज के जरिए वहां पे इन्होंने हाई कोर्ट में एक स्टे ऑर्डर ले लिया कि जनाब ये तो हम शेयर होल्डर हैं सारे के सारे जो उनके ब्रदर से, तो मियां नवाज शरीफ साहब कैसे इसको बैंकों के हवाले कर सकते हैं। 14-15 साल उसका स्टे होता रहा। अब जब ये वापस आए हैं, जब तक ये खुद नहीं है, इन्होंने बैंकों के जरिए एक्शन नहीं हो सकी, खुद वापस आए हैं, इन्होंने जनाब उनको बैंकों के हवाले किया है। नेशनल बैंक के भी सबसे बड़े पैसे देने थे, वहां अपने एक बरखुरदार का एक उन्होंने उनके इनलाज में से बंदे को लगाया कि सेटल करना है, वो वहां पे लगे। उन्होंने लगने के बाद इन्होंने बैंक को पैसे कर दिए वापस। वैसे आज तक पता चला नहीं है कि बैंक का जो उसमें 3-4 अरब रुपए का उसका उसका मार्कअप और 4 अरब रुपए के करीब का असल जर तकरीबन 5-6 अरब भी हो, ये कहां से आया था, नोबडी नोज। खैर आ गया, इन्होंने पेमेंट कर दी, बैंक को सेटल होगी। जमीन का कोई पता नहीं था, जमीन किधर की, इत्तफाक फाउंड्री की, ये है जी इत्तफाक फाउंड्री की जमीन निकल आई। अब इसके पीछे बहुत बड़ा ट्रक और ट्रक के पहिए और पहियों पे जनाब मलिक रियाज मलिक साहब वन एंड ओनली उनका प्रोजेक्ट है। बाकायदा उसमें इश्तिहार में लिखा हुआ है ओल्ड ये जो इत्तफाक फाउंड्री है। एक आमिर साहब अब इसमें और चीजें हम मानते हैं सारी चीजें लीगल हुई हैं सर, हम किसी पे कोई एतराज नहीं कर रहे, ये पहले मैं क्लियर कर दूं। एतराज कहां पे अब आने वाला है, इन्होंने जब इनको 50s और 60s में ये लैंड मिली थी इत्तफाक फाउंड्री के लिए अंडर लैंड रेवेन्यू एक्ट, जिसके तहत ये लैंड एक्वायर की गई थी, बड़ा जरूरी था कि आप इस लैंड को अब चेंज नहीं कर सकते। जो पार्क के लिए, स्कूल के लिए है, जो आपकी इंडस्ट्री के लिए है, सड़क के लिए लैंड है, उसी के लिए इस्तेमाल हो सकती है। उसके लिए अब आपने इंडस्ट्री की लैंड ली हुई, आपने सारी की सारी चीजें उसको बगैर इसका वो चेंज कराए स्टेटस, आपने कैसे किसी और एक बिल्डर को दे दिया कि ये लें और ये अब ये शहर का हिस्सा बन चुकी है सारे का सारा। नो इट्स पार्ट ऑफ ये लाहौर सिटी, इट्स ए कमर्शियल लैंड। वो पूरे का पूरा जमीन उन्होंने बैंकों से वापस लेके, जो बैंक कहते थे हमसे तो कोई ले नहीं रहा, बिक नहीं रही, बेचने के बाद जनाब मलिक रियाज साहब के ट्रक के पहिए काम आ गए। मलिक साहब आप उस पे हाउसिंग सोसाइटी बना रहे हैं और फिर हम बड़े एहतराम से कह रहे हैं मलिक साहब कोई इस पे हम किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहे, सिंपल हम रिपोर्ट कर रहे हैं कि वो ज़मीन जो इन्होंने इंडस्ट्री के लिए ली थी, जो इनको शरीफ खानदान को मिली थी, फैमिली सिल्वर था, इन्होंने बैंकों को दिया, 14-15 साल इस पे स्टे लेके रखा, बैंकों को पैसे नहीं किए, ऑल ऑफ सडन ये वापस है, 5-6 अरब रुपये पता नहीं कहाँ से आया, इन्होंने उनको बैंकों के साथ इन्होंने सेटलमेंट की, अपना इन्होंने नेशनल बैंक का बंदा लगाया हुआ था। लगाने के बाद मलिक साहब ने अब इनसे परचेज किए, शेयर होल्डिंग पे लिए, किस तरह लिए हमें नहीं पता। LDA ने सुनने में ये आ रहा है कि LDA ने इस पे इनको स्टेटस चेंज करने की भी इनको इजाजत दे दी है। इस मुल्क में इस तरह के काम जो है ना सिर्फ मलिक साहब करा सकते हैं। अल्लाह उनको लंबी उम्र दे और इसी तरह के अच्छे वो काम जो है ना वो करते रहें। मलिक साहब वैसे अच्छे बंदे, नेकी वाले काम भी बहुत सारे करते हैं, ये मुझे ज़ाती तौर पर पता है लोगों के लिए। एक साइड और भी तो है ना, अगर मलिक साहब की इजाजत है कि उन्होंने यहाँ तरक्की करी है, मलिक साहब को कुछ भी कहे ना, उन्होंने कुछ ना कुछ खड़ा कर दिया। इन लोगों के साथ दुबई, पनामा, हिंद सिंध नहीं लेके कुछ खड़ा कर दिया है, लोगों को जॉब्स दी हैं, कोई नौकरियां दी हैं, किसी को दस्तरखान, किसी मरीज, किसी बीमार का इलाज करवाया है। तो मलिक साहब उस गरीब बीमारों में अगर प्राइम मिनिस्टर और अक्सर पार्टी के हेड्स आ गए हैं तो इसमें क्या अर्ज है? चलिए आपने प्राइम मिनिस्टर की बात कर दी है, हमें आनी चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि ये केस जो है ना, ये पैनमा को समझने के लिए ये केस है कि ये अक्कासी करता है सारे सिस्टम को, जो हम कहते रहते हैं ना रिग हो गया। ये केस है हाउ टू मेक रिचेज, पैसा कैसे कमाने का
असली सही तरीका ये अच्छा, है। पैसा कमाने की आपने बात की, क्लास साहब ने अपनी गुफ्तगू में करप्शन और तरक्की के ऊपर कहा था कि ये जाती तरक्की के ऊपर बात है। जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने बात की है कि जब आए तो स्कैंडल्स की भरमार थी, करप्शन अपनी इंतहा को थी, जितना कहा जाए कम है, मगर अपने दौर की अगर बात की उन्होंने तो कहा कि स्कैंडल्स नहीं है, हमारे दौर में कोई स्कैंडल नहीं आया, अगले साल वो अपना टेन्योर कंप्लीट करने वाले। जरा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने 5 मई 2017 को क्या फरमाया वो आप सुनिए, जब वापस आएंगे इस पे बात करेंगे। एक एक स्कैंडल, रोज स्कैंडल, स्कैंडलों की भरमार थी। अल्लाह का शुक्र है, आप मुझे को बताएं, 4 साल इंशाल्लाह अगले महीने हमारे मुकम्मल हो जाएंगे, एक भी कोई स्कैंडल आया हमारे इन 4 सालों में? एक भी कोई स्कैंडल क्लास साहब आया? और आमिर साहब ने कहा गुस्से में आपने बड़ी लंबी लिस्ट निकाली हुई है, वो लिस्ट मैं वो तो चलो दिखाता हूँ, मैं थोड़े 3-4 चीज़ें बता देता हूँ कि इन्होंने करप्शन के स्कैंडल कैसे नहीं आने दिए। ये करते क्या हैं, इस वक्त आपका ऑडिटर जनरल पाकिस्तान कोई नहीं है। क्लास साहब ब्रेक पे चले जाना होगा, देखा ना मजबूरी है मेरी भी, देख लें, काम के वक्त मेरी भी ब्रेक मलिक आ साहब जाती वाली है। एक तकरीर थोड़ी सी रहती थी, वो रहती मैं भी है। जज्बात के इजहार करना चाह रहा हूँ, बड़ा बदनाम चलिए हम था। आपके जज्बात की कदर करते हैं। आमिर साहब छोटे से ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे तो गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। नून लीग की हुकूमत में जो मेगा स्कैंडल्स आए उनकी डिटेल्स तो हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन क्या सब एक शॉट हमने प्राइम मिनिस्टर का सुनाया ब्रेक पर जाने से पहले, वो तो कहते हैं हमारे दौर में कोई स्कैंडल नहीं आया, मंजर आम पर मियाँ साहब का जो इनका वो रहा है ना तरीका वारदात, बड़ा वो यूनिक है। लोग लाख नाराज़ होते रहे ना जस्टिस खोसा साहब पे, गॉड फादर वाली पे, मैं किसी दिन कॉलम लिखूंगा बड़ा तफसील से कि वो बड़ा वो रेलिवेंट होता है कि आप यहाँ पे हर एक को अपनी जेब में डाल लेते हैं। जो इदारा आपको चेक कर सकते हैं ना, गॉड फादर क्या करता है, सहाफ़ी को जेब में डाल लो, जज को डाल लो, वकील को डाल लो, पुलिस को डाल लो, FBI आपकी जेब में है, आपका NVPD जो है न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट वो आपकी जेब में, सारे आपके हैं और आपके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता, बल्कि कोई एक्शन शुरू करने की कोशिश करे ये सारे मिलके उसकी ऐसी तैसी करके रख देते हैं। सो ये गॉड फादर वाला काम होता है जो उनका रेफरेंस है। अब ये क्या करते हैं, आते ही इन्होंने सबसे पहले इन्होंने अख्तर बुलंद राणे को हटाया जो 480 बिलियन के स्कैंडल की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। उसी जगह एक अपना एक लेक मुलाजिम लेके आ रहे राना असद लेके आए, उसके जरिए कि आज का एडिटर जनरल पाकिस्तान ही नहीं है आमिर साहब। यहाँ प्राइम मिनिस्टर इंस्पेक्शन कमीशन कितना बड़ा एक इदारा था, उसकी वेबसाइट ही गायब हो गई है। उसका कभी आपने नाम सुना जिसका काम ही था स्कैंडल्स की तहकीकात करना? अपना एक बंदा लेके आए थे, एक आए थे यहाँ पे कर्नल साहब थे, एक सैफुद्दीन कुरैशी साहब, कुछ अरसे के लिए उनको रखा, इसके बाद उनका भी नहीं पता चला, उनका कंट्रैक्ट भी रिन्यू नहीं किया। वहां पे इन्होंने रिग्ड किया। एक लंबी डिटेल है, किसी वक्त मैं बताऊंगा प्राइम मिनिस्टर इंस्पेक्शन कमीशन के क्या काम थे और किस तरह खराब किए। यहाँ विफाकी मौसम का आपका इदारा है, वो कुछ काम करने की कोशिश कर रहा था, मियां नवाज शरीफ साहब ने उसको ब्लॉक कर दिया कि ये काम नहीं कर सकता। यहाँ पे आपको याद होगा ये थी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल थी, उसके जो उस वक्त के बहुत बड़े गॉड फादर थे पीपल्स पार्टी दौर में, उसको सफीर लगाने की समरी लगा दी कि खरीद लो ना, बई कर लो, या ओहदा दे दो या बई कर लो। उन्होंने ओहदे दे के लोगों को बई कर लिया, किसी को किसी जगह पे लगा दो, किसी को कहीं पे दे दो, उनको एडजस्ट करो। आपने नैब कंप्रोमाइज हुई, FIA हुई आपकी, ये हम नहीं कह रहे, सुप्रीम कोर्ट में चीजें पे अब साबित हो चुकी हैं। स्टेट बैंक आपका हुआ, FBR हुआ, SCCP हुआ। जब ये इदारे आपने कंप्रोमाइज कर लिए हैं, उसके बाद मुझे आप बताएं, ये इदारे होते हैं जो करप्शन स्कैंडल पकड़ते हैं। एडिटर जनरल पाकिस्तान जाके करप्शन स्कैंडल डिग आउट करके लाता है, ये वो नैब उस पर कार्रवाई करते हैं, FIA कार्रवाई। जब इन इदारों को आपने रिग्ड कर दिया, प्राइम मिनिस्टर इंस्पेक्शन कमीशन तकरीबन खत्म होकर रह गया है। ऐड करते हुए आप ही के 1990 की दहाई में जो अफसरान लगाए हुए थे ना, वो अब डिलीवर कर रहे हैं, और अब इस वक्त फवाद हसन फवाद के जरिए कोशिश कर रहे हैं कि अगले 20 साल की तैयारी कर रहे हैं कि जनाब वो अफसरान लगाए जाएं जो डिलीवर करते रहें। वो सुप्रीम कोर्ट ने रोका है इनको। अब अगली इनकी वारदात माफिया, ये कहते हैं माफिया, ये माफिया अगले 25 साल की जो है ना डिलीवरी की तैयारी अब हो रही है। अभी आप देखें जो बड़ा इस वक्त बम मारने वाले हैं कि यहाँ पे आपका एडिटर जनरल पाकिस्तान का एडिशनल चार्ज दे दिया है। रीजन कि अपना कोई एक बंदा ढूंढ के लाना है जो अगर हम हुकूमत से चले भी जाएं तो हमारे पीछे बैठ के जो स्कैंडल है ना वो सामने नहीं आने चाहिए। डॉक्यूमेंट्स या जला दें या उनको गायब कर दे। अभी से बंदोबस्त कर रहे हैं। और आप यहाँ पंजाब में देख लें 3 महीने के लिए इंस्पेक्टर जनरल पुलिस रखा हुआ है। मैं खबर पढ़ रहा था एक कि समरी भेजी गई कि इंदा विफाक नाम भेजेगा पंजाब को कि आपको कौन सा इंस्पेक्टर जनरल पुलिस चाहिए। शहबाज शरीफ साहब से पूछा जाएगा, लॉज चेंज किया जा रहे हैं, खबर में देख रहा था। सो मुख्तसरन ये है, जब आपने यहाँ पे रिग्ड कर लिया सारी चीजें, कोई इदारा नहीं चलने दे रहे, कोई पार्लियामेंट नहीं चलने दे रहे, आप जाते नहीं है,
पीएससी आपको कुछ नहीं कर सकती, नैब, एफआईए, एससीसीपी, आपकी उसके बाद एफबीआर, एफआईए, तो फिर उसके बाद आप कहते हैं मेरा जी आप आए मेरा स्कैंडल आप उसका फिर तो खुदा ने फिर स्कैंडल निकालने हैं पनामा की शक्ल में जनाब। वो भी तस्लीम करें ना, ये बैरूनी इंटरवेंशन ही हो सकती थी आमिर साहब। अंदरूनी तौर पर इन्होंने किसी को इस काबिल छोड़ा नहीं है कि कोई हमारा स्कैंडल निकाल के देखो। मीडिया भी खरीद लो, सहाफी खरीद लो, कॉलम निगार खरीद लो, आप उसमें और बहुत सारे इंस्टीट्यूशन सबको खरीद लो, फिर स्कैंडल निकाल के दिखाओ। क्या ये बैरूनी इंटरवेंशन ही आई है ना? पैनामा क्या है? वो कह रहे हैं एक स्कैंडल बताएं कि ये 25 साल पहले एलिजिबल करप्शन जो हुई हुई थी जिसका आज तफ्तीश हो रही है, आज जो चाइना के साथ एनर्जी के चल रहे हैं इनका 25 साल बाद पता चलेगा कि आजकल क्या हो रहा है। दरमियान में वो लिस्ट मेरा क्लासा साहब ने तैयार की हुई है, मैं जल्दी से इसकी जरा तफसील हम आने वाले दिनों में कर देंगे, टाइम नहीं है। सिर्फ याद कराने के लिए प्राइम मिनिस्टर को क्विकली सिर्फ लिस्ट बता देते हैं जो स्कैंडल इन्होंने किए। पैनामा का छोड़ दें, वो तो चल रहा है, मगर पहले दिन आते सारी पहले हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर ये जो 480 रुपए IPPs को 480 अरब रुपए इन्होंने रुपयों की तरह ही बांटे हैं, अरब जो है वो दे दिए गए थे। और ये हम नहीं कह रहे कि करप्शन का है, वो ऑडिटर जनरल और पाकिस्तान का वो रिपोर्ट दे के गया, ये हमारी इतला नहीं है, सो हमारे पे गुस्सा ना है। हम सिर्फ लिस्ट पढ़ रहे हैं, आने वाले दिनों में इसकी तफसील बताएंगे। उसके बाद ये जो सुप्रीम कोर्ट को 179 स्कैंडल्स दिए गए थे उसके अंदर प्राइम मिनिस्टर और शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब 17 साल से चल रहा है। 17 करोड़ रुपए का स्कैंडल है जिसके अंदर नाजायज़ इख्तियारात का इस्तेमाल था। और उसके बाद जो है गैर कानूनी भर्तियां थी, ये जो है रायविंड की सड़क थी, ये तमाम की जो है, ये हम नहीं कह रहे, ये नैब के पास 17 साल से ज़ेर तफ्तीश, वो कह रहे हैं ना एक स्कैंडल बताएं या एक तो वो चल रहा है। उसके बाद ज़ाहिर है ये नंदीपुर का, ये इसकी भी तफसील सबको पता है, ये सारा उसकी जो मामलात हैं वो भी उसको भी स्कैंडल ही कहा जा सकता है। कतर की जो LNG के जो सवालात हैं वो बड़ी तफसील है और वो भी शायद बाद में पता चले इनके होते हुए, तो ये नहीं मानेंगे कि असल तफ्तीश नहीं होगी। पर जो खुद इन्होंने इकरार जिन चीज़ों का किया हुआ है और ख़ुद कहा हुआ है कि तफ्तीश कराएं और माना हुआ है वो चीज़ें। और LNG का याद रहे कि जो एग्रो को दिया गया है वो भी जो रीगैसिफाइड LNG का प्लांट है वो भी फेवरेबल दिया है। और दूसरा प्लांट जो दिया गया है वो पहले 2 ग्रुप लड़ रहे थे, सुना है, अब वो सुलह हो गई है, उसकी भी तफसील बताएंगे। ये कतरी शहजादों की ठेकों का लिस्ट अब पता चल रही है कि जनाब 90s में दिए गए थे। चीन से 16 नाकिस इंजनों की खरीदारी, दानिश स्कूलों का घपला, मेट्रो बसों के ऊपर जो कंट्रोवर्सी है कि जनाब वो कैसे लिए गए थे, पंजाब हुकूमत के लैपटॉप के अंदर लैपटॉप स्कीम के अंदर जो मसाइल आ रहे हैं, सस्ती रोटी, येलो कैब स्कीम, कर्ज उतारो मुल्क सवारो, सो बड़ी लंबी लिस्ट है, इसकी तफसील आने वाले दिनों में बिल्कुल वो आप अपने देखने वालों को बता भी रहे हैं। क्लास अब हमारे पास तकरीबन 2 मिनट है। बैंक ऑफ पंजाब की कहनी चाहती है तो जरूर हम बात करें कि एक स्कैंडल मंजर यहाँ पर है, इसकी डिटेल्स आप हमारे साथ शेयर। आज ये जो सेनेटर हैं सलीम मांडवीवाला साहब, फाइनेंस मिनिस्टर हैं पीपल्स पार्टी के, ये जो वेरी इंटेलिजेंट मैन, मैं उन पर स्टोरीज भी करता रहा हूँ, तनकीद भी करता हूँ, बट मैं उनकी कमेटीज़ में जाता रहता हूँ। इंटेलिजेंट मैन सलीम मांडवीवाला साहब सही तरीके से पोजीशन करें ना, वो इनको वो कहते हैं घसीट सकते हैं अगर सही तरीके से पोजीशन करें या उन्हें करने दीजिए। आज वो बहुत बड़ा एक स्कैंडल उन्होंने आज ये ब्रेक किया है, इट्स ए मेगा स्कैंडल। वो ये कहते हैं कि जनाब बैंक ऑफ पंजाब जो है, जो सोने की कान है, जो भी वजीर आला है उसके लिए सोने की कान है, उसके शेयर्स की कीमतें गिराई गई हैं सर, गिरा के अरबों रुपए का वहां पे उन्होंने इन्वेस्टर्स को नुकसान किया है। 18 रुपए पे वो कहते हैं इसका रेट था, 18 रुपए का रेट बैंक ऑफ पंजाब का पर शेयर, उसको कम करके इनके बोर्ड ने 12 रुपए कर दिया है। इस पे मांडवीवाला साहब ने बड़े वैलिड सवाल उठाए कि जनाब ये बताएं 6 रुपए पर शेयर आपने कम किए हैं, ये आप बेच किसको रहे हैं, कौन खरीदेगा? साहब अब धड़ाधड़ बेचेंगे, अब सस्ते खरीदेंगे। अब जिसको बिलियंस ऑफ रुपीज की आपने फेवर किया है कि बैंक के शेयर 18 रुपए से आपने 12 रुपए फिक्स किए, बोर्ड कर रहे, बोर्ड कौन होता है इसको फिक्स करने वाला, जो अगर 18 रुपए पे खड़ा हुआ था? ये मांडवीवाला साहब के उनके सवाल आते हैं। मांडवीवाला साहब आप इसमें यह कहते हैं कि ये जो इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने फैसला किया पंजाब बैंक के बेसिकली चंद बड़े सरमायाकारों को फायदा पहुंचाने के लिए दिया गया है, और एक साजिश के तहत बैंक ऑफ पंजाब को बड़े बड़े सरमायादारों के कंट्रोल में देने की ये कोशिश की जा रही है। बैंक ऑफ पंजाब भी अब ये किसके घर जाएगा,
इट्स एवरीबॉडी गेस सर कि बैंक फिर कौन, पाकिस्तान में फिर क्या बैंक्स यहाँ पे कौन ले जाता होता है? बिल्कुल, बैंक ऑफ पंजाब So पे ये किसकी एक और नजर है, किसके घर जाएगा, ये तो सब जानते हैं, लेकिन हम अगर स्टोरी देते हैं तो फॉलोअप भी जरूर देते हैं। आने वाले दिनों में इसका फॉलोअप भी आप तक पहुंचाते रहेंगे। इसके साथ ही प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।